हेलो, 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। प्यार से हम उसको जीएस 4 कहते हैं। तो उसमें अभी हमारा चल रहा है कॉन्टेक्चुअल अप्रोचेस टू एथिक्स और उसका थर्ड पार्ट है कैजुइस्ट्री, जिसको हमने कल पढ़ा था। उसके कोर प्रिंसिपल्स देखे थे और वो एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से रेलेवेंट है वो हमने देखा था। आज हम उसका करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, कहाँ पे वो लैक करता है और कहाँ पे उसको यूज करना चाहिए। बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। बट लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे हर बार की तरह एक और रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। अपने फ्रेंड्स को शेयर तो जरूर कर दो, बिकॉज अभी मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है और आपके ये छोटा सा एफर्ट मेरी बहुत हेल्प करता है, बिकॉज अभी मेरी यही कमाई है। तो इसकी स्ट्रेंथ्स देख लेते हैं, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कि हर जगह पे अगर आप इस मेथड को अप्लाई करते हो तो उसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। सबसे पहली इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, कि ये हाईली प्रैक्टिकल है। ओके, ये तो सेल्फ एविडेंट, मतलब सेल्फ एविडेंट फैक्ट है। कैसे? क्योंकि इसके जो फाउंडर्स थे, ये दोनों जेंटलमैन, ये बिलीव करते थे कि हमारे जो रियल लाइफ के मॉरल डिलेमा होते हैं वो नीटली फिट नहीं करते एथिकल थियरीज में। ओके, यार साइंस में भी ये होता है कि हमें जब भी कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो हम क्या करते हैं? लेट अस अज्यूम अ वैक्यूम एग्जिस्ट, लेट अस अज्यूम अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो एथिकल थियरीज में भी यही होता है कि वहां पे भी अजम्पशंस बहुत ज्यादा होती हैं, या फिर वो एक यूटोपिया को टारगेट करती हैं कि भाई हम परफेक्टली जो आइडियल कंडीशंस है उसमें कैसे होना चाहिए। बट रियल लाइफ जो होती है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, वो बहुत ही ज्यादा मैसी होती है। तो वहां पे जो एथिकल थियरीज हैं, जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, वो परफेक्टली नीटली फिट नहीं होते। और यही बात जॉनसन और टॉलमिन ने कही थी। तो अब इन्होंने क्या कहा कि आप जो रियल लाइफ केसेस है ना, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उन पे फोकस करो और जो प्रैक्टिकल जजमेंट से आप सॉल्यूशंस उनके प्रोवाइड करो, और ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो जो ग्राउंड पे काम करे। मेडिसिन में, लॉ में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिसिंग में, गवर्नेंस में, इन सब जगह पर। ओके, तो इससे आपका जो एथिकल थियरीज हैं या एथिकल प्रिंसिपल्स हैं और एवरीडे डिसीजन मेकिंग जो है, उनके बीच का गैप जो है वो ब्रिज होगा। तो ये नहीं होगा कि कथनी और करनी में अंतर आ रहा है, कि हमेशा सच बोलो। बट रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। आपको पास्ट में देखना पड़ेगा कि भाई क्या किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना इज ओके। तो यस ओके, तो दोबारा बोल दो, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल क्या है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो डिजास्टर कंपनसेशन, कहीं पे डिजास्टर आ गया है, उसके लिए कंपनसेशन देनी है लोगों को। तो वो उसको डिसाइड करने से पहले क्या देखते हैं कि उनसे पहले जब भी डिजास्टर आया तो वो कंपनसेशन केसेस हैं, उनको किन बेसिस पे, किन प्रिंसिपल्स पे, किन फैक्ट्स के आधार पे डिसाइड किया गया है। वो एब्स्ट्रैक्टली ये नहीं डिसाइड करते कि हाँ सबको इतना दे दो, सबको इतना दे दो। वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा किसी का घर टूटा है तो उसको इतना दे दो, किसी के घर टूटा है, जानवर मरे हैं तो उसको इतना एक्स्ट्रा और दे दो, किसी के घर के फैमिली मेंबर्स हताहत हुए हैं तो उनका इतना और कंपनसेशन बनता है। तो इस तरह से वो प्रीवियस केसेस के जो फैक्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन पे डिपेंड करके वो डिसीजन लेते हैं। ओके, देन सेकंड है कि इट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। ऑब्वियसली ये कॉन्टेक्चुअल एथिक्स का पार्ट है या कॉन्टेक्चुअल अप्रोचेस टू एथिक्स का पार्ट है, तो ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी होगा। तो ये जो अप्रोच है, ये रिकॉग्नाइज करती है कि जो एथिकल डिसीजंस होते हैं ना हमारे, वो स्पेसिफिक फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करते हैं, हर एक सिचुएशन में, हर एक केस में। अगर आपको दो केसेस सिमिलर भी लग रहे हैं, ओके, प्राइमा फेसी या ऊपर से वो सिमिलर भी लग रहे हैं, तो भी उनमें मॉरली रेलेवेंट डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि इंटेंशन, वहां पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इंटेंशन, उन केसेस में अर्जेंसी, उनमें वल्नरेबिलिटी का लेवल, के जो लोग उन केसेस में इन्वॉल्व है, क्या वो प्रोटेक्टेड क्लास के हैं, क्या वो वल्नरेबल क्लास के हैं। इस तरह के डिफरेंसेस जो होते हैं, ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि उन सिमिलर केसेस में भी डिफरेंट आउटकम्स, डिफरेंट डिसीजंस दिए जा सके। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स होती है ना, कि नहीं भाई रूल इज रूल, रूल को फॉलो करना है, वो प्रिवेंट होती है। और आपकी गवर्नेंस, आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो सेंसिटिव होती है, वो पब्लिक नीड्स पे फोकस्ड होती है। तो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अब ये दो फैमिलीज हैं,
इन दोनों में क्या हुआ कि इनका एक परिजन जो थे, इनके एक रिलेटिव जो थे, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और उनकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पे केस ए में जो उनके पीछे सर्वाइवर है, वो है उनकी विडोड वाइफ और उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे। यहाँ केस बी में उनके जो सर्वाइवर हैं, वो है उनकी वाइफ जो कि एम्प्लॉयड है और उनका बेटा जो कि एम्प्लॉयड है। तो अब इन लोगों का केस ए में इनका कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बट इन दोनों का रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी है, फैमिली के एसेट्स भी हैं और इनको फैमिली पेंशन भी मिलती है और ये दोनों भी कमा रहे हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पे इनके पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, सेविंग्स भी नहीं है, इनके पास तो प्रॉपर्टी भी है, सेविंग्स भी है। तो इनकी जो फाइनेंशियल हार्डशिप है ना, उसका लेवल बहुत ज्यादा है। बट इनकी जो फाइनेंशियल हार्डशिप है वो इतनी नहीं है, ये फाइनेंशियली स्टेबल है कंपैरेटिवली रिलेटिवली। तो अब अगर ये दोनों कहें कि हमारा जो परिजन की डेथ हुई है उनके बदले में इसकी प्राइवेट जॉब की जगह मुझे गवर्नमेंट जॉब दो और ये कहें कि इन दीदी को गवर्नमेंट जॉब दो, तो यहाँ पे तो कंपैशनेट ग्राउंड्स पे अगर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट ग्रांट कर दी जाती है और यहाँ पे कहा जाता है कि नहीं भाई आप दोनों के पास जॉब है, आपके पास पेंशन है, इतने एसेट्स हैं, तो यू जस्ट टेक कंपनसेशन बट आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी बदले में। सो सेम सिचुएशन है, बट इसके स्टेक होल्डर्स अलग है, जैसा कि हमने यहाँ देखा था ना, स्टेक होल्डर अलग है, अर्जेंसी अलग है, वल्नरेबिलिटी अलग है। तो ये मॉरली रेलेवेंट डिफरेंसेस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट डिसीजंस अगर आते हैं, सो दैट इज कैजुइस्ट्री बेस्ड अप्रोच। अब थर्ड जो इसकी स्ट्रेंथ है वो है कि इट प्रमोट्स कंसिस्टेंसी। कैसे? तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, समझो कि एक तरफ तो कैजुइस्ट्री हमें कहती है कि आप पैराडाइम केसेस का यूज करो, प्रेसिडेंट्स का यूज करो, उन पे अपनी रीजनिंग लगाओ, लॉजिकल रीजनिंग लगाओ और फिर डिसीजन पे आओ, ताकि आप जो सिमिलर केसेस हैं उनको सिमिलर ट्रीटमेंट दे सको। दूसरी तरफ जो हमारा कॉमन लॉ सिस्टम होता है उसकी तरह ही ये फेयरनेस को प्रमोट करता है, प्रेडिक्टेबिलिटी को प्रमोट करता है और जो आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग होती है उसको रिड्यूस करता है और ये अलाउ करता है कि आप जो आपके नॉर्म्स हैं, जो आपके एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, उनसे अगर आप डिपार्ट करते हो, उनसे अलग जाके अगर आप डिसीजन लेते हो, तो आप उन डिसीजंस को जस्टिफाई कर सको कि इस वजह से मैंने ये डिसीजन नॉर्मल रूल रेगुलेशन से या लॉ सिस्टम से अलग लिया, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस थी। ओके, अब एग्जांपल देखो, एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसको मतलब परमिशन देनी है एक नई स्टोन क्रशिंग यूनिट के लिए। तो अब ये क्या करता है कि पुराने केसेस के जो प्रपोजल के जो केसेस थे उनको देखता है, उनको कंपेयर करता है, जहां पे सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं। फिर ये देखता है कि भाई ह्यूमन हैबिटेशन से कितना डिस्टेंस है स्टोन क्रशिंग यूनिट का, कितना पोल्यूशन ये करेगी और क्या पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं इसके। और जब ये फैक्ट्स क्लोजली मैच करते हैं पुराने केसेस से, तो ही ये सिमिलर डिसीजन पे आता है। सो अब ये हैं, ये पॉल्यूशन कंट्रोल वाले बाबू हैं। इनके पास आया भाई कि हमें नई स्टोन क्रशिंग यूनिट लगानी है, हमारे जिस एरिया में लगा रहे हैं वहां पे ये एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, इतना हमारा डिस्टेंस है नियरेस्ट ह्यूमन हैबिटेशन से और ये पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हम लगा रहे हैं। तो अब ये क्या करेंगे, ये इसको रैंडमली परमिशन देंगे या डिनाई नहीं करेंगे, ये अपनी फाइल्स देखेंगे कि एक केस ये अप्रूव हो रहा है, सिमिलर कंडीशंस थी, अप्रूव कर दिया, ये केस भी सिमिलर कंडीशंस थी, अप्रूव कर दिया, ये केस भी सिमिलर कंडीशंस थी, अप्रूव कर दिया। तो ये क्या करेंगे, इस केस को भी अप्रूव कर देंगे इन प्रेसिडेंट्स के पैराडाइम केसेस के बेसिस पर। ओके, तो इससे क्या हुआ, इससे इन चारों डिसीजंस में कंसिस्टेंसी आई कि अगर आप इस तरह से रूल्स फॉलो कर रहे हो, सिमिलर कंडीशंस है, तो उसके सिमिलर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। देन इसकी फोर्थ स्ट्रेंथ है फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, तो ऑल्दो ये प्रेसिडेंट्स को वैल्यू करता है कि हम पुराने केसेस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, बट कैजुइस्ट्री जो है वो कोई रिजिड अप्रोच नहीं है। जो डिसीजंस जो डिसीजन मेकर्स हैं यहाँ पे ये केसेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पुराने केसेस से, अगर वहां पे मॉरली सिग्निफिकेंट फैक्चुअल डिफरेंसेस हैं। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो क्या अलाउ करती है यहाँ पे कि आप चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अपने एथिकल डिसीजंस को भी चेंज कर सको और आप कंसिस्टेंसी को भी अबेंडन ना करो। ओके, यानी कि बिना आर्बिट्रेरीनेस लाए हुए आप एथिकल डिसीजंस दे सको। एग्जाम्पल, एक डिपार्टमेंट है, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया था पास्ट में। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पे सीवियर फ्लड्स आ गए थे जिससे कि कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया था। अब दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो भी कहता है कि भाई अब मुझे भी एक्सटेंशन दो। तो अथॉरिटी कहती है या ऑफिसर कहता है कि नहीं भाई आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी,
क्योंकि वो देखते हैं कि इसका जो डिले हो रहा है ना, वो इसकी पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वजह से है। कोई इस तरह की फोर्स मैजेयोर की वजह से नहीं है कि बाढ़ आ गई, साइक्लोन आ गया, इस वजह से। तो ऑल्दो पुराने केस में एक्सटेंशन दी गई थी, बट यहाँ पे सर्कमस्टांसेस जो है, अंडरलाइंग जो इसका कॉज है, जो इंटेंशन है, वो डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पे डिफरेंट डिसीजन इन्होंने दे दिया। ओके, तो इसको नहीं दी एक्सटेंशन और इसको दे दी, तो इससे क्या हुआ? फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। देन फिफ्थ है कि इट एनकरेजेस केयरफुल फैक्ट फाइंडिंग। कैसे? अब देखो, आप अगर केसेस को एनालॉजी के बेसिस पे, रीजनिंग के बेसिस पे पुराने केसेस से कंपेयर करके डिसाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको पुराने केसेस को रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये जो फैक्चुअल कंपैरिजन है ना पुराने केसेस से, इसमें क्या होता है कि डिसीजन मेकर्स को इन्वेस्टिगेट करने पड़ते हैं सर्कमस्टांसेस को थॉरोली, बहुत ही डीपली, और उसके बाद ही वो किसी कंक्लूजन पे आ सकते हैं। अगर आपके पास एक्यूरेट फैक्ट्स होंगे, तो आपकी जो मॉरल जजमेंट है ना, जो आपकी जजमेंट है, वो मॉरल भी होगी और फैक्चुअली साउंड भी होगी एंड वो स्ट्रांग भी होगी। अब एग्जांपल देखो। ओके, तो अब ये है स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। इनके पास आते हैं माइनिंग के प्रपोजल्स कि हमको यहाँ पे माइनिंग के लिए वो माइनिंग करनी है, हमको यहाँ माइनिंग करनी है। तो अब ये क्या करते हैं? डीप रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि फॉरेस्ट कवर की क्या हालत है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं क्या यहाँ पे, ग्राउंड वाटर इम्पैक्ट क्या होगा, प्रोटेक्टेड एरिया से कितना इसका डिस्टेंस है। और ये सब चेक करने के बाद ही ये केसेस को अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एनालॉजिकल कंपैरिजन करते हैं, सिमिलर फैक्ट्स देखते हैं, मॉरली रेलेवेंट डिफरेंसेस देखते हैं, फिर एप्रोप्रिएट प्रेसिडेंट यानी कि जो पहले डिसीजन लिया गया है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर ये एक रीजंड डिसीजन पे पहुंचते हैं, जहां पे कि इन ये डिसाइड करते हैं कि किस तरफ हमें डिसीजन देना है, यस और नो। ओके, सिक्स्थ इसकी जो स्ट्रेंथ है वो है कि इट इज वेल सूटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली हम इतनी देर से यही पढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमको केस बाय केस क्वासी जुडिशियल डिसीजन मेकिंग करनी होती है, जहां पे ऑफिसर्स जो है उनको रूटीनली प्रेजेंट केसेस को प्रीवियस डिसीजन से कंपेयर करके फिर डिसीजन लेना होता है। अब कैजुइस्ट्री जो अप्रोच है, इसमें क्या होता है? इसमें भी यही होता है कि भाई आप पुराने केसेस पे आप अपनी जो रीजनिंग है वो लगाइए और फिर आप डिसीजन पे आइए। तो कोर्ट्स में, ट्राइब्यूनल्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज में ये जो अप्रोच है ये बहुत ही यूजफुल है। एग्जाम्पल से फिर समझ लेते हैं। एक रेवेन्यू ऑफिसर है और वो लैंड की म्यूटेशन की जो डिस्प्यूट है उसको सुन रहे हैं। तो उन्होंने पुराने म्यूटेशन के ऑर्डर्स देखे और फिर उन्होंने सिमिलर इनहेरिटेंस क्लेम देखे और उसके बाद उन्होंने डिसीजन दिया। ओके, तो ये इनका प्रेसिडेंट जो क्लेम इनके पास आया है वो है। तो यहाँ पे इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, पोजेशन डिटेल्स, प्रीवियस रिकॉर्ड, ये सब इन्होंने देखा। तो अगर सिमिलर इनहेरिटेंस क्लेम है तो इन्होंने अप्रूव कर दिया, और अगर डिफरेंट फैक्ट्स हैं तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि इनका जो डिसीजन है वो फेयर है और कंसिस्टेंट है, कि सिमिलर सर्कमस्टांसेस में ये सिमिलर डिसीजन दे रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेल सूटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं कैजुइस्ट्री की लिमिटेशंस। ओके, तो लिमिटेशंस में सबसे पहली लिमिटेशन क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन प्रेसिडेंट। इट एक्सेसिवली डिपेंड्स ऑन, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, तो एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन प्रेसिडेंट। ऐसा क्यों है? तो देखो, हमने बार बार यही देखा कि हम पैराडाइम केसेस पे डिपेंड करते हैं, हम पुराने केसेस पे डिपेंड करते हैं। बट सोचने की बात है, अगर ये पुराने केसेस जो हैं ये आउटडेटेड हैं, या फिर इनको गलत डिसाइड किया गया है, या ये बायस्ड हैं, या इनमें जो सोशल वैल्यूज हैं वो ऑब्सोलीट हैं, वो आउटडेट हो चुकी है, तो क्या होगा? अगर हम इन्हीं पे डिपेंड करते रहेंगे तो जो सेम एरर्स हैं वो बार बार हमारी जजमेंट में आते रहेंगे, वो परपेचुएट होते रहेंगे, वो कभी सही नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो एथिकल प्रोग्रेस है सोसाइटी की, डिसीजन मेकिंग की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी, स्टैग्नेट हो जाएगी, क्योंकि हम पास्ट डिसीजंस पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। अब वो क्या करता है कि वो मैटरनिटी लीव्स वहां पे उनको देनी होती है, कि भाई कोई मदर है कि भाई मुझे बेबी हुआ है और मुझे मैटरनिटी लीव चाहिए। तो अब ये क्या करते हैं, ये प्रेसिडेंट्स पे डिपेंड करता है कि पहले कैसे डिसाइड हुआ था। तो ओल्ड डिपार्टमेंटल जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ बायोलॉजिकल मदर्स को, यानी कि जिन्होंने एक्चुअल में जो बच्चे को जन्म दिया है, उनको तो ये लोग
मैटरनिटी लीव दे देते हैं। बट अगर किसी लेडी ने बच्चे को अडॉप्ट किया है, किसी कपल ने बच्चे को अडॉप्ट किया है, तो उनको ये मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं देते हैं। वो पुरानी सोच है। ओके, अब अगर यही सोच रिपीट होती रहेगी तो क्या होगा? ये जो बायस है, ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, ये परपेचुएट होता रहेगा। और जेनजी की भाषा में बोलते, भाई जनरेशनल ट्रॉमा जो है ना, वो चलता रहेगा, और जो आउटकम्स होंगी वो अनजस्ट हो जाएंगी, क्योंकि आउटडेटेड आपके जो बिलीव्स हैं वो फेयर एंड प्रोग्रेसिव डिसीजन मेकिंग को ब्लॉक करते रहेंगे। ठीक है। देन सेकंड, इसकी जो लिमिटेशन है वो है कि इट सब्जेक्टिविटी इन चूजिंग एनालॉजीज। अब क्या होता है कि ऐसा कोई सिंगल करेक्ट पैराडाइम केस नहीं होता कि हाँ हम उसी पे डिपेंड करेंगे। अलग अलग जो डिसीजन मेकर्स हैं पास्ट में, उन्होंने अलग अलग डिसीजंस दिए होंगे, या फिर आपके पास केस आए तो आप उसकी क्लोजेस्ट एनालॉजी ढूंढने के लिए आप, हो सकता है दो ऑफिसर्स दो अलग प्रेसिडेंट्स पे चले जाएं, जिससे उनके जो मॉरल कंक्लूजन्स हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट हो, despite having similar cases, despite having similar facts in that particular case। तो इससे क्या होगा कि जो एनालॉजी है, जो आपकी पास्ट डिसीजन, जो पैराडाइम बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, वो भी सब्जेक्टिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एथिक्स कमिटी है, वो एग्जामिन कर रही है कि एक आईएएस ऑफिसर है जिसने कि एक कॉन्ट्रैक्टर से महंगे महंगे गिफ्ट ले लिए। तो अब इसमें क्या होगा, कमिटी है तो उसमें अलग अलग मेंबर हैं, तो वो क्या कहेगा कि वो ब्राइबरी के पुराने केसेस से इसको कंपेयर करेगा और कहेगा कि डिसमिस कर दो। जबकि दूसरा जो कमिटी मेंबर है वो इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केसेस से कंपेयर करेगा और कहेगा कि नहीं नहीं, सिर्फ वार्निंग दे दो। तो ये तो कह रहा है डिसमिस कर दो, और ये कह रहा है कि सिर्फ वार्निंग दे दो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सब्जेक्टिविटी आ गई, कि ये नहीं पता कि हम कौन सा प्रेसिडेंट फॉलो करें। तो इससे एक कंसिस्टेंसी जो है ना डिसीजन मेकिंग में, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, लैक होती है। देन थर्ड, इसकी जो वीकनेस है वो है वीक गाइडेंस फॉर नॉवल प्रॉब्लम्स। तो नॉवल मतलब न्यू प्रॉब्लम। तो कैजुइस्ट्री जो है वो कब सबसे बेस्ट काम करती है? जब उसके पास पास्ट में कंपेयर करने के लिए प्रेसिडेंट्स हो, पैराडाइम केसेस हो, ऐसे केसेस हो जिनसे आप कंपेयर कर सको। बट जब आपके पास प्रॉब्लम ही ऐसी आ रही है जो एकदम नई है, जो पहले कभी हुई ही नहीं, न्यू एथिकल चैलेंज आ रहा है आपके पास, तो आपकी कैजुइस्ट्री वहां पे ना स्ट्रगल करती है, क्योंकि उसके पास कंपेयर करने के लिए कोई माल मसाला ही नहीं होता। एग्जाम्पल देखो, सो मान लो कि किसी ऑफिसर को प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर डिसाइड करना है, और इनके पास जो सिचुएशन है ना उसमें कुछ नए फैक्ट्स हैं। बट ये अगर कैजुइस्ट्री पे जाएंगे तो ये देखेंगे कि इनके डिपार्टमेंट ने, ओके, पास्ट में कैसे जजमेंट्स दी थी। तो पास्ट में तो जो इन्होंने डिसीजन लिए थे वो प्रिवेंटिव डिटेंशन को अपहोल्ड कर रहे थे। तो ये क्या करेंगे, ये भी कहेंगे कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन को हम अपहोल्ड कर रहे हैं। और ये क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को ये इग्नोर कर सकते हैं कि भाई प्रोसीजरल सेफगार्ड, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, ये सब चीजें हो सकता है ये सिर्फ प्रेसिडेंट्स पे डिपेंड करे और इन सब चीजों को इग्नोर कर दें। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो वीक हो जाती है और इनकम्प्लीट हो जाती है, जहां पे आपको एक नई सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। फोर्थ, इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि इसमें आप प्रेसिडेंट्स को सिलेक्टिवली यूज कर सकते हो, कि आपको जो अच्छा लग रहा है उसको आप यूज कर लो, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको इग्नोर कर दो। क्योंकि एक ही टाइप के डिसीजन, मतलब एक ही टाइप के केस के बहुत सारे प्रेसिडेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे पास्ट डिसीजंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब उनमें हो सकता है कुछ में तो एक तरह की आउटकम हो और कुछ में दूसरी तरह की आउटकम हो। तो प्रेजेंट में जो ऑफिसर, जो बंदा डिसीजन ले रहा है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसकी जो थिंकिंग है, उसका जो पर्सनल बायस है, उसके बेसिस से उसको जो केस ए है पास्ट का वो अच्छा लग रहा है, और उसको जो केस बी है वो अच्छा नहीं लग रहा। बट ये जो केस है ये ज्यादा डेमोक्रेटिक है, लॉजिकल है, तो इसने इसको चुन लिया। अब कैजुइस्ट्री के हिसाब से या डिपार्टमेंट के हिसाब से तो ये भाई प्रेसिडेंट पे ही काम कर रहा है, तो लीगली तो ये सेफ है। बट ही इग्नोर्ड अनदर प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिवनेस होती है कि आप कौन सा प्रेसिडेंट उठा के ले लो और कौन सा जो है वो छोड़ दो। अब यहाँ पे भी सेम ही एग्जांपल है कि इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करनी है, तो इन्होंने जो जो इनको अच्छा लगा, मीठा मीठा गप, कड़ा कड़ा थू, इन्होंने कर दिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को तो इग्नोर कर दिया, बिकॉज इनको ये पसंद नहीं आ रही थी, और इन्होंने इनके जो डिपार्टमेंटल प्रेसिडेंट्स थे उनको उठा के इन्होंने अप्लाई कर दिया। देन फिफ्थ है कि इट मे रीइंफोर्स इंस्टीट्यूशनल कंजर्वेटिज्म,
कैसे? देखो, क्योंकि कैजुइस्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस को बहुत वेट देती है, एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स पे वो डिपेंड करती है। तो इससे क्या हो सकता है कि इनोवेशन, अडेप्टेशन, ये सब चीजें जो हैं, या इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं, अब सोसाइटी चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली हमको डिसीजन मेकिंग में भी चेंज लाना पड़ेगा, नई सिचुएशंस के लिए अडेप्ट करना पड़ेगा। बट कैजुइस्ट्री जो है वो यहाँ पे टांग अड़ा सकती है, रोड़ा अटका सकती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया जो होता है ना, वो क्या होता है कि भाई हमारी जो फ़ैमिलियर अप्रोचेज़ हैं, हम तो उन्हीं के हिसाब से चलेंगे, वो है ना, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो वो जो मेंटालिटी है वो आ सकती है, और ये हम सबसे ज्यादा देखते हैं पुलिस रिफॉर्म्स में, पुलिस डिपार्टमेंट में। अब एग्जांपल देखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट का। तो पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो कहता है कि अगर आपको एफआईआर करवानी है तो आपको थाने में आना पड़ेगा, आपको फिजिकली विजिट करना पड़ेगा अगर आपको कंप्लेंट करवानी है तो। क्योंकि हमेशा से अंग्रेजों के टाइम से यही आया, मतलब होता आया है। तो इससे क्या होता है कि भाई आपका जो ऑनलाइन एफआईआर रजिस्ट्रेशन है उसमें, उसके अडॉप्शन में डीले होता है। ई गवर्नेंस जो है उसकी एक्सेप्टेंस में, उसकी एग्जीक्यूशन में डीले होता है, और इससे जो सिटीजन एक्सेसिबिलिटी होती है, सिटीजन सेंट्रिक जो गवर्नेंस होती है, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो क्या हो गया कि इनका एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है कि भाई हमारे यहाँ तो थाने में आके आपको एफआईआर करवानी है, कंप्लेंट करवानी है, और हमेशा से क्योंकि यही होता आया है, पास्ट के प्रेसिडेंट से यही है, तो हम यही करेंगे। ओके, क्योंकि हमने इसको हमेशा इसी तरह किया है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो ये ऑनलाइन जो कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन है ये उसको नहीं होने देते, इनका इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया है कि भाई हम नहीं होने देंगे। तो इससे क्या होगा, सिटीजन्स पे इम्पैक्ट होगा, लोग लाइनों में खड़े रहेंगे, पुलिस स्टेशन में जाके प्रताड़ित होंगे, रिश्वत देके कंप्लेंट करवानी पड़ेगी। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि इससे कंजर्वेटिज्म जो है वो प्रमोट होता है, और जो आपकी एथिकल प्रोग्रेस है ना, वो स्लो डाउन हो जाती है। और जो इनोवेशन है जैसे ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, सिटीजन कन्वीनियंस, ये सब जो है ना, ये क्राइंग इन द कॉर्नर हो जाता है। और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं जनता की क्या जरूरतें हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं। एंड सबसे बड़ी बात, वो आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, इट इटसेल्फ इज अ लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट जो टाइम के साथ चेंज होता है। बट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा रिजिड हैं, उनको नई कोई भी इनोवेशन है उससे एलर्जी होती है। तो इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट दोबारा से टेलीग्राम को बैन कर दे तो ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, आप मेरे, आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड है, फॉलो करके डीएम कर देना, मैं आंसर कर दूंगा। तो यू वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, माय नेम इज राव अनूप सिंह। एंड लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। ये है आज का मोटिवेशन, पुश योर सेल्फ टू बी ग्रेट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।